हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी अनुप्रयोग हैं गॉस की प्रमेय के सारे अनुप्रयोग आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। सही है। तो और जिन्होंने गॉस की प्रमेय नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन से लिंक पड़ा हुआ है, आराम से पहले गॉस की प्रमेय को कैसे प्रूफ किया गया है, कैसे सिद्ध किया गया है, सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से देख लें। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास काफी मोस्ट होने वाली है, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग एक जरूर आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। चाहे कोई से बोर्ड की बात करें, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग जरूर ही आता है। ठीक है, चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के दे या उससे संबंधित सवाल दे, कुछ भी दे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है 4-5 नंबर में। तो काफी मोस्ट क्लास है। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, लाइक जरूर किया करें। अब देखिए, पहले अनुप्रयोग की बात करें अगर, तो पहला अनुप्रयोग है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम। ठीक है, तो हेडिंग डालना है आपको अच्छे से, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत मोस्ट क्लास है, जरूर देखनी है। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका भी देखना जरूरी है। ठीक है, काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अपनी नोटबुक साथ में लेकर वीडियो को देखें। ठीक है, जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जिन्होंने ये सब पढ़ रखा है, तो अपनी नोटबुक अपने पास रखें सामने, और उसके बाद जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ समझते रहें, बस तैयार हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक है, भूलोगे नहीं कभी भी। तो है डालना है फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बाद कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम। यानी कि पहले अनुप्रयोग में हम क्या सिद्ध करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के द्वारा, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। सही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बिंदु आवेश के कारण? ये आई थी 1/4πε0 Q/r²। ध्यान होगा आपको, इतनी आई थी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कूलाम का नियम क्या होता है? ये होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यानी कि इन दोनों चीजों को गॉस की प्रमेय के द्वारा सिद्ध करके हमें दिखाना है आज। सही है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने अच्छे से हेडिंग डाल लिया है, बस अब शांति के साथ आराम से देखते रहना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक बिंदु आवेश है, तो हम एक बिंदु ले लेंगे, ये रहा +Q आवेश। ठीक है, ओ बिंदु पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक हम क्या ले लेंगे, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु एक P ले लेंगे, कि भाई स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु एक P है, P ले लिया। ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही लिखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, इस +Q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, और प्रत्येक अनुप्रयोग में गॉसियन पृष्ठ का होना जरूरी है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक काल्पनिक वक्र होता है जो गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, या फिर गॉस की प्रमेय को और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, और ये किसी भी आकृति आकार का हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जो गॉसियन पृष्ठ है हमारा, वो किसी भी आकृति आकार का हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कंडीशन के अनुसार। और जो गॉसियन पृष्ठ होता है ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना है होता क्या है। हमने क्या करा कि माना बिंदु O पर कोई +Q आवेश रखा हुआ है, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस है तो प्लस से दूर की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये रही। क्लियर है इतनी बात कि +Q आवेश से दूर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, अब हम बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विचार करते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विचार करते हैं, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है इस बिंदु P के चारों तरफ, जो एक हमने पृष्ठ माना है, ठीक है, गोलाकार, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ds है मान लिया। ठीक, अब पृष्ठ की दिशा हमेशा, ध्यान रखना, पृष्ठ की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होती है। ठीक, कि पृष्ठ की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की तरफ ही होती है, चाहे कोई सा भी पृष्ठ हो, पृष्ठ की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी।
तो अब जो हमारा ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की तरफ आ गई, ठीक है, यानी कि ये वाली दिशा हो गई ds वेक्टर की दिशा। जो हमारा पृष्ठ है उसकी दिशा ये हो गई, और उसी दिशा में हो गई जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश इस गोले पर है तो वैद्युत क्षेत्र भी लंबवत बाहर की तरफ है, दूर की तरफ भाग रही थी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी, ठीक, और पृष्ठ की दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ हो गई। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, बीच का कोण हो गया 0 डिग्री, सही है। थीटा यानी कि ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच के कोण की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है। बस चित्र बन के तैयार है, अच्छे से चित्र आपको ये देख लेना है, बना लेना है, ठीक है। चित्र बनाने के बाद आपको यही लिखना है कि माना प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कि बिंदु P के चारों तरफ हम सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विचार करते हैं जिससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको फिर यहां देखना है बोर्ड पर, बिंदु P के पृष्ठ ds वेक्टर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डी एस, इतना होता है वैद्युत फ्लक्स। अब जो बिंदु P है, बिंदु P हमारा बहुत सूक्ष्म बिंदु है और उसके चारों तरफ जो हमने ये पृष्ठ माना है ये भी बहुत सूक्ष्म है, तो यहाँ पर यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा ये भी सूक्ष्म होगा, यानी कि D से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अच्छे से देखते रहना है, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है। आज जितने भी अनुप्रयोग हैं सारे के सारे मोस्ट अनुप्रयोग इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं आपको आज, सही है। अच्छे से तैयार कर लेने अनुप्रयोग, गॉस की पिरमें हो गई, गॉस की पिरमें का प्रूफ हो गया और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। अगर इतना तैयार है तो 5 नंबर आपके पक्के हो गए हैं बिल्कुल, सही है, एग्जाम के लिए। तो अच्छे से तैयार कर लेना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। अब देखिए डी फाई बराबर एडीएस कोस थीटा आ गया। अब थीटा क्या होता है कि जहां थीटा क्या है, थीटा ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है कि भाई थीटा क्या है, थीटा ई और डीएस के बीच का कोण होता है। ये वाला थीटा जो है ये दोनों राशियों के बीच का कोण होता है। इतनी बात क्लियर है। अब ये है कितना, तो चित्र में देखिए अभी बताया था कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर की तरफ होता है, ठीक। एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक आवेशित गोला है, गॉसियन पृष्ठ है। ये पूरी जो बॉल दिखाई दे रही है आपको, ये वाला जो बॉल, ये वाला जो पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, ये बॉल है मान लिया, ठीक। और जो प्लस क्यू आवेश है वो मान लिया इसके अंदर है, इसके सेंटर में है, ठीक। तो प्लस से दूर की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये वाली, क्लियर है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि अगर हम इस तरह से देखें इसे, प्लस क्यू आवेश इसके अंदर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये वाली। अब जो यहाँ पर बिंदु P हमने मान रखा है ये वाला इसके पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर जो बना हुआ हमारा पृष्ठ है, यानी कि पृष्ठ भी हमारे इस तरह से गोलाकार बना हुआ होगा और पृष्ठ की दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो पृष्ठ की दिशा भी इस तरह से होगी, यही होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र भी यही है दिशा में और पृष्ठ की दिशा भी यही है। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर, और समांतर होने की वजह से बीच का कोण कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो हमें चाहिए बीच का कोण की ही हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या लिखना है कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र व डीएस वेक्टर दोनों की दिशा पृष्ठ के लंबवत, जो गॉसियन पृष्ठ है हमारा उसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों ही पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं।
दोनों ही पृष्ठ के लंबवत हैं तो बीच का कोण कितना हो गया 0। हमें तो इनके बीच का कोण चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे लंबवत जा रहे हैं, ठीक है। तो इस लंबवत को देखकर 90 नहीं कर देना है, ध्यान से समझना है कि दोनों ही पृष्ठ के लंबवत हैं। अब दोनों पृष्ठ के लंबवत हैं तो हमें इनके बीच के कोण की जरूरत है, और बीच का कोण कितना हो गया है 0 डिग्री हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा d फाई e इक्वल टू ये हो जाएगा e ds। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहां तक तो कोई सा भी अनुप्रयोग हो गॉस की प्रमेय का, सब अनुप्रयोगों में आपको यहां तक तो आना ही आना है, ठीक है, यहां तक तो पहुंचना ही है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स तो हमें निकालना ही निकालना है। अब क्या करना है, अब करना है अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये क्या चीज है भाई कि संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए ध्यान से समझना, ये वाला बिंदु P जो है ये जरूरी को ये यही हो, से यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, यानी कि पूरे पृष्ठ पर हो सकता है, सही है। और एक बिंदु के कारण हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला, इतना आया है। और भाई जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उस पर तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, पूरे पृष्ठ से ही संबद्ध यानी कि जुड़ा हुआ या पूरे पृष्ठ से ही जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो जब पूरे पृष्ठ की बात करी जाएगी तो पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो ये हो जाता है d फाई e इक्वल टू e ds, सही है, यानी कि समाकलन का चिन्ह लगा देना है। और जब d फाई e का समाकलन होगा बन के सापेक्ष तो ये हो जाएगा फाई e, यानी कि d यहां से हट जाएगा, इक्वल टू E हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे बाहर कर लो, अंदर क्या बचा है ds। ds क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ किसका है, गोले का, सही है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है भाई 4 पाई r स्क्वायर, सही है। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो हमने लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का मान निकालना है। तो E का मान निकालने के लिए अब क्या करें, अब ये फाई E का क्या करें, अब जब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करो भाई, कि भाई गॉस की प्रमेय कितनी होती है, तो चूंकि गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, सही है। यानी कि फाई E के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, फाई E के स्थान पर हम रख देंगे Q/ε0। देखिए इधर फाई E के स्थान पर क्या आ जाएगा, Q/ε0 आ जाएगा, इक्वल टू E ऐसे कैसे चल रहा है, गुणा 4 पाई r स्क्वायर। हमें E का मान निकालना है तो E को यहीं रखो, रो को, बाकी ये वाला पद आके इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई ε0, 4 पाई ε0 और Q/r स्क्वायर। और यही होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही तो होती है, न्यूटन प्रति कूलम 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। ध्यान से समझना है, पहले हमने क्या निकाला था, अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो उनमें ये सारे टॉपिक कराए हुए हैं आपको, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, सारी वीडियो डली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, सारे टॉपिक डले हुए हैं। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो आई थी 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। तो अब भी इतनी ही आएगी, बस अब हम किसके द्वारा लेकर आए हैं, अब हम लेकर आए हैं गॉस की प्रमेय के द्वारा, ठीक है। यानी कि गॉस की प्रमेय के प्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय के द्वारा ही हमने इस चीज को सिद्ध किया है कि भाई बिंदु आवेश है कोई, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, कि मान लिया इस मार्कर पर आवेश फैला हुआ है तो इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर होता है, सही है। अच्छे से एक बार नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और अच्छे से अपना नोट कर लेना है, बहुत आसान है, ठीक है। बस काम यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बिंदु के कारण हमें वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना है, और वैद्युत फ्लक्स हमेशा पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो इसलिए पृष्ठ लिया जाता है, सही है। बिंदु P के चारों तरफ पृष्ठ ले लिया था। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिंदु पूरे पृष्ठ पर हो सकते हैं, तो हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया और पूरे पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ जाता है, गोले का क्षेत्रफल लगा दिया 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये गोला बन गया होगा, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ जाती है। अब बात आती है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गई, अब कूलाम का नियम कैसे आए,
सही है। तो देखिए कूलाम के नियम के लिए, यदि, ध्यान से समझते रहो, यदि बिंदु P पर प्रेक्षण आवेश, प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा हो, तो देखिए इधर कि भाई जो बिंदु P है, अब जब कूलाम का नियम है तो कूलाम का नियम हमेशा दो बिंदु आवेशों के लिए लगता है। तो एक बिंदु आवेश तो हमारे पास ये है, एक आवेश की हमें और जरूरत है, तो हमने क्या करा कि एक प्रेक्षण आवेश Q नोट बिंदु P पर रख दिया। सही है कि माना कि Q नोट एक प्रेक्षण आवेश है जो बिंदु P पर रखा हुआ है। ठीक है, यदि बिंदु P पर प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा हो तो अब जब प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पर, और ये सब क्या है वैद्युत क्षेत्र में आता है, तो उस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल, और वो आरोपित वैद्युत बल कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है। सही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा लिखवाई थी आपको, ये टॉपिक भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो F बराबर कितना होता है, क्यू नोट ई होता है, इसे भी देख सकते हो आप। तो अब देखिए E का मान हमने अभी निकाला, और क्यू नोट हमारा कहाँ से आ गया, क्यू नोट आ गया प्रेक्षण आवेश, तो बल कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू नोट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इंटू E का मान लगा दो 1/4 एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। सही से लिखो कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है, यही है कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। सही है, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। कूलाम ने यही तो बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ गई है आपकी, और कूलाम का नियम भी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, पहला अनुप्रयोग आपका कंप्लीट हो गया है, और पहला अनुप्रयोग भी काफी मोस्ट है। पूछता है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। ठीक, तो वो इस चीज को सिद्ध करवा रहा है, तो ये नहीं कि बस यहां से लिख देना है, पूरा ही करना होगा यहां तक। सही है, कभी सोचो कि कूलाम का नियम सिद्ध करवा रहा है तो सीधे यहां से लिखना है, यहां से नहीं, पूरा ही करना है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है, ई जो आया है, ये भी निकाल कर दिखाना है उसे। सही है, तो अच्छे से इसे नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और अपनी नोटबुक में अच्छे से इसे नोट कर लो। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट बनते हैं, या तो आप पृष्ठ पर निकालेंगे या बाहर निकालेंगे गोले के, या फिर उसके अंदर केंद्र पर निकालेंगे। सही है, अच्छे से देखते रहना है, अच्छे से नोट करते रहना है, बहुत मोस्ट वीडियो है आज की आपके लिए। ठीक है, सारे अनुप्रयोग एक साथ हैं, सबसे अच्छी बात यह है। ठीक, तो अगर बात करें दूसरे अनुप्रयोग की, तो दूसरा अनुप्रयोग आता है हमारा सेकंड अनुप्रयोग है गोलीय कोष, गोलीय कोष या आवेशित गोलीय चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेड डालना है आपको, गोलीय कोष या आवेशित गोलीय कोष या आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि भाई गोलीय कोष है, अगर कोई गोला दे दिया जाए आपको, तो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसमें 3 कंडीशनें बनती हैं। सही है, ध्यान से समझना है आपको, बस बाकी कुछ नहीं करना। 3 कंडीशनें बनती हैं इसमें। दूसरा अनुप्रयोग है और काफी मोस्ट है, पहला वाला भी काफी मोस्ट था, दूसरा भी मोस्ट है, और तीसरा सबसे ज्यादा मोस्ट होने वाला है। सबसे ज्यादा मोस्ट जो है वो तीसरा अनुप्रयोग है आपका। सही है, तो गोलीय कोष है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। कि भाई एक गोला बना लिया हमने, मान लिया। ठीक, और इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं
कैपिटल आर, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, ये हो गई कैपिटल आर त्रिज्या इसकी। सही है। इस गोलीय कोष के बाहर, ठीक है, पहली कंडीशन बनती है इसमें कि जब बिंदु P, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो। सही है, एक बार समझ लो बस। यानी कि एक गोला है और ये एक समान रूप से आवेशित है, सब पर आवेश फैला हुआ है, एक समान रूप से आवेशित गोला है। ठीक, अब ये जो गोला है आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो जो गोला है हमारा उसके बाहर हो सकता है बिंदु कहीं भी, यहाँ 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 इधर उधर कहीं भी हो सकता है बाहर। दूसरी कंडीशन में इसके पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है, और तीसरी कंडीशन में इसके अंदर बिंदु भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 केंद्र पर कहीं भी हो सकता है। सही है। यहाँ से एक एक नंबर में अलग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो काफी मोस्ट टॉपिक है, ध्यान से बस समझते रहो। तो हमने क्या करा कि ये एक गोला हो गया हमारा। अब इस गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक स्थित बिंदु P है, यानी कि स्मॉल r दूरी ये वाली दूरी हो गई, जिस पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सही है, ध्यान से समझना बस। अब प्लस क्यों आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो प्लस से कहाँ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा? दूर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, दूर की तरफ। और अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु P है इसके चारों तरफ क्या करेंगे? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विचार करेंगे, वही बात। सही। अब ऐसे ऐसे बिंदु जरूरी कोई यही हो, यहाँ 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 कहीं भी हो सकते हैं r दूरी पर, तो हम क्या कर लेंगे? एक r दूरी का गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। ध्यान आया? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के लिए जिस पृष्ठ की आवश्यकता होती है वही हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है, और ये क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, कल्पना की जाती है बस। और ये भी कैसा है? एक गोलाकार हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है? अब भाई जो हमारा ये वाला गॉसियन पृष्ठ बना, इससे बद्ध हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो अब जो पृष्ठ बना, पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर है भाई? इस वाले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? प्लस के आवेश के कारण दूर की तरफ, ये रही। ठीक, और ये वाला जो पृष्ठ बना, पृष्ठ की दिशा कहाँ होती है? पृष्ठ की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ds की दिशा भी यहीं आ जाएगी। ठीक, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सही है, बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अच्छे से आपको चित्र बना लेना है और हेडिंग डाल लेना है बढ़िया करके कि गोलीय कोष या गोलीय चालक, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह से दे दे, बस ध्यान रखना है कि कोई गोला है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और कहाँ निकालनी है? बाहर निकालनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित खोखला गोलीय चालक है। सही है, यहाँ पर खोखला वर्ड भी यूज कर लेता है वो कभी कभी, कि खोखला गोलीय कोष या खोखले गोलीय चालक के कारण। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं, एक ही है सब। सही है, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है खोखला। सही है, खोखले, तो घबराना नहीं है। कभी सोचो कि ये खोखला है तो कुछ अलग है क्या? नहीं, एक ही बात है सब। सही है। अब ध्यान से देखो कि भाई हमें क्या लिखना है कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय चालक है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर स्थित बिंदु एक P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना होता है चित्र के बाद, जो चित्र में दिखा रहे हो आप उस चीज को लिखना होता है कॉपी में। ठीक है, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है। दोबारा सुन लीजिए कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, प्लस क्यू आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सही है, इतना आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इतना नोट करने के बाद अब आपको क्या देखना है? देखो इधर क्या लिखना है अब कि बिंदु P के पृष्ठ ds वेक्टर से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, कि भाई वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है। तो वो मान लिया हमने कितना है, जब सूक्ष्म बिंदु की बात चल रही है, एक बिंदु की बहुत सूक्ष्म बात चल रही है, तो मान लिया डी फाई ई है, और ये कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। बताया था कि यहां तक तो आना ही आना है आपको। और जहां थीटा क्या होता है, जहां थीटा क्या है, ई वेक्टर बाई डी एस वेक्टर के बीच का कोण है, कि भाई थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। और वो है कहां पर, देखो ध्यान से अब चित्र में, कि भाई ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों ही पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, ठीक है, कि चूंकि ई वेक्टर व डी एस वेक्टर दोनों ही पृष्ठ के लंबवत हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कि भाई दोनों ही कहाँ हैं, पृष्ठ के लंबवत हैं, जो भी समझाया था थोड़ी देर पहले आपको, दोनों की दिशा ही पृष्ठ के लंबवत है, हमें चाहिए बीच का कोण कितना हो गया, 0। और कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस, सही है, इतना हो गया। अब जो ईडीएस बना हमारा, ये क्या है, ये एक बिंदु के कारण वैद्युत फ्लक्स है। अब ऐसे ऐसे बिंदु तो भाई हमारे बहुत सारे होंगे, कितने होंगे, इस गॉसियन पृष्ठ के बराबर होंगे, सही है। तो अतः अब हम क्या करने वाले हैं, संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कि भाई संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो हमने माना है, उससे टोटल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, एक बिंदु से तो इतना आ गया, टोटल पृष्ठ से कितना आ रहा है, सही है। ध्यान से समझते रहो, आसान नहीं है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है और मोस्ट है। तो पूरे निकालने के लिए क्या करते हैं, हम समाकलन कर देते हैं, डी फाई ई इक्वल टू, समाकलन का चिन्ह लगा दो, ई डी एस, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसे बाहर निकाल लेंगे, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, डी हट जाएगा यहाँ से, ई हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, डी एस। डी एस क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, इस गॉसियन पृष्ठ का, जिस पृष्ठ से हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये है टोटल, ये बड़ा वाला जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, गॉसियन पृष्ठ जो हमने कल्पना की गई है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताइए कितना होगा। तो देखिए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, जो हमारा गोला है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ई हमें निकालना है, इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो बड़ा वाला गोला है, इसका जो गॉसियन पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल रखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सही है। अब क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फाई ई को चेंज करना है, का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है, ठीक है। तो चूंकि गॉस की प्रमेय क्या होती है, चूंकि गॉस की प्रमेय से, या गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय कहते हैं कि फाई ई का जो मान होगा वो कितना होगा, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हम यहाँ रख देंगे, फाई ई के स्थान पर आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे कैसे चल रहा है, सही है। फिर समझना है बात को यहाँ पर। अब जो आवेश है, अगर वही हम यही छोड़ दें, तो ये तो बिंदु आवेश के कारण जो अभी करा था हमने, वही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब क्या करना है कि चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये भी एक वीडियो में आपको बताया गया है, पूरे टॉपिक कंप्लीट आपके पास है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें, कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, जब आवेश हमारे पृष्ठ पर वितरित हो जाए तो उसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, और वहां पर जो घनत्व बनता है उसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है Q/A, सही है। तो यहाँ पर Q बराबर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, Q के स्थान पर आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ए क्या है, ए है क्षेत्रफल किसका, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहां भी ध्यान से समझना है बात को, ये जो ए दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये जो छोटा वाला गोला है, इस वाले गोले का क्षेत्रफल है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, सही है। तो सिग्मा इंटू ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
सही है, क्योंकि ये वाला छोटा वाले गोले की त्रिज्या हमने ली है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, ई वहीं का वहीं रहेगा और ये स्मॉल आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसका यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, ये है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमारा बिंदु P कहाँ है, गोले के बाहर स्थित है। क्लियर है, ध्यान से देखो एक बार दोबारा, चित्र बना लेना है सबसे पहले तो आपको। ठीक है, सबसे पहला काम है आपको चित्र बनाने का। चित्र में क्या कहा गया, चित्र में कहा गया है, ठीक है, कि एक हमारा कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित गोलीय चालक है या खोखला गोलीय चालक है, जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P है। ठीक, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P को यानी बिंदु P तक की दूरी लेकर, कैपिटल आर त्रिज्या की दूरी लेकर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। एक पृष्ठ बन के हमारे पास आ जाता है। अब हम बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। सही है, तो कितना आ जाता है, एडीएस कोस थीटा आ जाता है। अब भाई ऐसे ऐसे बिंदु कितने होंगे, जितना गॉसियन पृष्ठ है उसके बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा और ई हमारा बाहर आ जाएगा, डीएस बचा। और डीएस क्या है, जो बाहर वाला गोला है उसका क्षेत्रफल है, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब हमें ई का मान निकालना है, तो ई को हम यहीं रखेंगे। अब गॉस की प्रमेय है, तो गॉस की प्रमेय का जब अनुप्रयोग हम कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फाई ई के स्थान पर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई का मान अगर यहाँ से निकालें तो अब यहाँ देखो क्यू क्या है, आवेश की, आवेश और किस पर फैला हुआ है, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। और ए क्या है, ए है इस आवेशित गोले का एरिया। सही है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल आर बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ स्मॉल आर बच जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे और ई का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अच्छे से इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अब बात करते हैं, अगर ये बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। सही है, यानी कि अगला टॉपिक बनता है, इसी का ही दूसरा खंड बनता है। ध्यान से समझना है कि जब बिंदु P, बहुत आसान है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, सही है, ये हेडिंग डालना है आपको कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। कि भाई बिंदु P कहाँ है, अब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाए, बाहर ना होकर गोले के पृष्ठ पर आ जाए, तो क्या किया जाएगा। सही है, तो क्या करना है कि भाई बिंदु P बाहर ना होकर गोले के, अब वो गोले के बाहर ना होकर कहाँ गया, उसके पृष्ठ पर आ गया। ठीक है, तो बिंदु P जब बाहर ना होकर पृष्ठ पर आ जाएगा तो ये r, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। सही है, ध्यान से समझो कि बिंदु P बाहर ना होकर पृष्ठ पर आ गया। तो जब बिंदु P पृष्ठ पर आ गया तो यानी कि बिंदु P को खींचकर हम यहाँ पृष्ठ पर यहाँ कहीं भी ले आए, तो बिंदु P तक की दूरी थी स्मॉल r, तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो गए, बराबर हो गए। सही है, कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो अभी निकाला था हमने, अभी निकाला था ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और स्मॉल r का मान किसके बराबर हो गया, कैपिटल R स्क्वायर के, दोनों कट गए और यहां से कितना निकल कर आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन प्रति कूलम। सही है, ध्यान से समझ लेना है बातों को बस, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए एक बार और कि जब बिंदु P हमारे गोले के पृष्ठ पर हो जाए, ठीक है, गोले के अगर पृष्ठ पर हो जाएगा बिंदु P, तो क्या होने वाला है, तो यहां से बिंदु P को जब हम यहाँ ले आएंगे तो यहां से यहां तक की दूरी भी वही हो जाएगी जो गोले की त्रिज्या थी, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इन दोनों के बराबर होते ही
स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो गए तो ये वाले पद कट जाएंगे और कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतना सा करना था। सही है, बहुत आसान है, बस शुरू में आपको यहाँ तक आना है, फिर उसके बाद अगले दोनों पॉइंट तो बहुत हल्के हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट भाई बहुत मोस्ट है, एक नंबर में अलग से भी पूछ लेता है कि जब बिंदु P गोले के अंदर हो, गोले के अंदर या केंद्र पर स्थित हो, यहां ध्यान से समझो बस। ठीक है, कि बिंदु P कहाँ है इस बार, बिंदु P इस बार गोले के अंदर। बिंदु P पहले सबसे पहली कंडीशन में बाहर था गोले के, ये रहा गोले के बाहर था। दूसरी कंडीशन में गोले के पृष्ठ पर हो गया, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर आ गया था। और तीसरी कंडीशन में बिंदु P कहाँ जाएगा, इस गोले के अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ 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 या फिर केंद्र पर भी हो सकता है, ठीक है, बिंदु P कहीं भी हो सकता है। तो तीसरे पॉइंट को भी हेडिंग बनाइए बढ़िया करके कि जब बिंदु P गोले के अंदर या केंद्र पर स्थित हो। देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अंदर तो आवेश ही नहीं होता। जब भी कोई आवेशित चालक हो, चाहे वो खोखला हो या गोलीय हो या किसी भी आकृति का हो, जब भी हम आवेश देंगे किसी चीज को तो वो एक जैसा आवेश होगा, प्लस प्लस प्लस, और प्लस वाले आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्रतिकर्षण के कारण वो दूर से दूर रहना चाहेगा, और दूर से दूर क्या होता है, बाह्य पृष्ठ होता है प्रत्येक चीज का। ठीक है, तो सारे का सारा आवेश कहाँ है, बाहर फैला हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी सब बाहर की तरफ चल रही है, अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है और अंदर कुछ नहीं है। यानी कि सारे का सारा आवेश कहाँ है, बाहर की तरफ है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए कहाँ की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ फैला हुआ है सारे का सारा आवेश। ठीक है, और जब सारा आवेश बाहर की तरफ फैला हुआ है तो अंदर तो आवेश ही नहीं है। सही है, ध्यान रखना है कि गोले के अंदर तो आवेश रहेगा ही नहीं। जब एक समान रूप से वितरित किया जाएगा आवेश तो वो सारे का सारा आवेश कहाँ फैल जाएगा, बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, और बाह्य पृष्ठ पर फैलने के कारण अंदर आवेश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब आवेश जीरो है तो वही सब कुछ जीरो बन जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू होता है ईडीएस, ठीक है, ईडीएस होता है, यही तो होता है, वैद्युत फ्लक्स इतना ही तो होता है। और फाई के स्थान पर रखेंगे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ईडीएस। अब क्यू का मान हो गया जीरो, सही है, क्यू का मान जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ईडीएस। अब तो भाई कुछ भी निकालते रहो। सही है, जब हमारा आवेश ही जीरो हो गया तो ई का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, जब आवेश ही जीरो हो गया तो ई का मान यहां से कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि बिंदु P या गोले के अंदर या केंद्र पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से नोट करना है इस चीज को भी। पूछता है कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है, या गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, या जिनके पास ऑफलाइन वाले बच्चे जो है नोट्स हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अच्छे से समझ लेना है। तो ध्यान रखना, काफी मोस्ट अनुप्रयोग चल रहे हैं आपके। एक तो हो गया हमारा बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम का नियम, ठीक है, पहला जो था। अब हो गया हमारे खोखले गोले वाला। अब तीसरा आता है सबसे ज्यादा मोस्ट आपका। सही है, तो अच्छे से इसे नोट कर लो, या वीडियो को पॉज कर लो, या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, कैसे भी करो, कुल मिला के तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, और जो भी तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, जो भी तुम्हारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, यानी कि जो साथ पढ़ने वाले हैं, सब बच्चों को जरूर वीडियो शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो नए बच्चे हैं वो जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अनुप्रयोग की इसके, और सबसे ज्यादा मोस्ट आपका क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आवेशित तार वाला, कि अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है, ठीक है, वहां से पूछा जाता है। देखिए तीसरा अनुप्रयोग क्या है, और सबसे मोस्ट अनुप्रयोग है वो। इसे अच्छे से चित्र वगैरह अच्छे से बनाने हैं आपको, और जो चित्र में बना हुआ है वही लिखना होता है। सही है, यही ध्यान रखना है, जो चित्र में आपने बना दिया है वही आपको अच्छे से लिखना है, और उसके बारे में ही थ्योरी लिखी जानी है, और बाकी आपको बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है वो लिखना है। तीसरा अनुप्रयोग आता है आपका कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण
वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेड डाल लेना अच्छे से। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिल्कुल सुपर डुपर मोस्ट SDM। ठीक है, सुपर डुपर मोस्ट है, सबसे ज्यादा आने वाला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो अच्छे से हेड डालना है आपको, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इसका चित्र बनाना। ठीक है, तो मान लिया एक अनंत लंबाई का तार है भाई, ये है, सही है, अनंत लंबाई का तार हो सकता है, किसी भी लंबाई का ले सकते हो। हमने क्या करा, हमने L लंबाई का तार ले लिया, इसे पॉइंट का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, और अनंत लंबाई में से हमने ये वाली लंबाई इसकी ले ली, L लंबाई, यहां से यहां तक। ठीक है, कि मान लिया एक AB लंबाई का, L लंबाई का एक तार है, और इससे स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या कर लिया, P मान लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और आवेशित है यानी कि इसमें प्लस क्यू आवेश चल रहा है। क्लियर है इतनी बात? प्लस क्यू आवेश है, लंबाई में फैला हुआ है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का यहाँ जिक्र होने वाला है, और रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, प्लस सिग्मा है इसका, मान लिया। तो ये जो बिंदु P है, इस पर हम क्या करेंगे भाई, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विचार करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए फिर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ जो खींचेंगे वो आएगा इसका एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। देखिए ध्यान से समझना है बस। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, सही है। अब यहां पर एक मजेदार बात आपको समझनी है कि ये जो गॉसियन पृष्ठ हमारा बना, ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ हमारा बन के तैयार हुआ ये वाला, तो इसमें गॉसियन पृष्ठ ये वाला तो बेलनाकार है बाहर वाला, लेकिन उसके साथ साथ दो पृष्ठ और हमें मिल गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक तो पृष्ठ A मिल गया, एक पृष्ठ हमें B मिल गया है, ये वाला, सही है। अब यहाँ देखिए प्लस तार है, प्लस आवेशित तार है, प्लस क्यू आवेश का तार है, तो प्लस से दूर की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही रहेगी। ठीक, ये जो पृष्ठ बना, सही है, ये जो पृष्ठ बना, पृष्ठ के कारण भी दूर की तरफ रहेगी, यानी कि ds लंबवत बाहर रहेगी, तो बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अब तो आप ये बातें समझ में आने लगी होंगी आपको। ठीक है, कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ है, और पृष्ठ के लंबवत खुद होती है बाहर की तरफ, दोनों की दिशाएं क्या हो गई हैं, सेम, तो बीच का कोण हो गया 0। अब यहाँ देखिए भाई E की दिशा तो इधर ही है, अगर पृष्ठ की B की बात करें तो, पृष्ठ A की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो अब भी इधर ही है, प्लस से दूर की तरफ। लेकिन ये वाले जो पृष्ठ हैं ये नीचे वाले हैं, जैसे जैसे आपके घर में एक गैस का सिलेंडर होगा, ठीक है, आपने बेलन देखा होगा, या फिर इस मार्कर को देख लीजिएगा, सही है। तो ये वाला जो पृष्ठ है ये है इसका बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार यानी कि बेलन जैसी आकृति का है, तो ये बेलनाकार पृष्ठ है, वही है ये वाला, सही है, ये बेलनाकार पृष्ठ है। अब इसे बनाते हुए जब हमने इस बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करी, तो साथ में दो पृष्ठ और बन गए, दो वृत्ताकार पृष्ठ और बन गए, एक ये वाला, ठीक है, इसके नीचे की तली, और एक ऊपर की तली। क्लियर बात? तो दो पृष्ठ बन के तैयार हो जाते हैं, एक ए नाम का पृष्ठ बन गया, एक बी नाम का पृष्ठ बन गया, और दोनों वृत्ताकार पृष्ठ बनते हैं। अब होता क्या है, अब भाई वैद्युत फ्लक्स है तो हमें टोटल निकालना होगा, सही है। ऐसा समझ लो कि जैसे मान लिया इस ये एक पेन है और इसके अंदर क्या है, एक रिफिल है, तो रिफिल क्या है, वो इसका रिफिल क्या हो गया, इसका ये वाला अनंत लंबाई का तार हो गया, और इसके ऊपर जो चारों तरफ खोल दिखाई दे रहा है ये इसका एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया है, जहां पर हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इस वाले पृष्ठ से तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और साथ में ये वाले दो पृष्ठ और मिल गए। अब यहाँ देखते हैं वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो देखिए ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो भी दूर की तरफ रहनी है, यहाँ भी यहाँ भी। अब तुम्हें एक बात बताई गई थी कि पृष्ठ की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होती है, जैसे ये वाला गॉसियन पृष्ठ है बाहर वाला, बेलनाकार वाले की बात करें तो इसके कारण तो यही आ गई पृष्ठ की दिशा, ये वाली ds। क्लियर? अब जो नीचे वाला है इसके लंबवत नीचे की तरफ हो जाएगी, ऊपर वाले के लंबवत ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगी दिशा ds की दिशा,
ऊपर वाले पृष्ठ की लंबवत ऊपर की तरफ हो जाएगी, नीचे वाले की लंबवत नीचे की तरफ हो जाएगी, तो बीच का कोण कितना बन जाएगा, बीच का कोण बन जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बात? सही है। यानी कि जो हमारे पृष्ठ ये वाला है, इसके कारण पृष्ठ की दिशा हो गई है लंबवत बाहर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र है इधर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और इसकी दिशा हो गई लंबवत नीचे की तरफ, तो बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है। सही है। तीन पृष्ठ बने, एक पृष्ठ ये बना, एक पृष्ठ ये बना और एक हमारा बेलनाकार पृष्ठ है ही। सही है। इस पृष्ठ का नाम हम मान लिया सी दे देते हैं। सही है। जो बेलनाकार पृष्ठ है इसका नाम सी हमने दे दिया, तो एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया है सी नाम का, और दो हमारे वृत्ताकार पृष्ठ बने हैं ए और बी नाम के, और यहाँ पर कोण कितने बन रहे हैं दोनों के बीच, 90 डिग्री के, और यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। क्लियर इतनी बात? तो चित्र आपको अच्छे से ये बना लेना है फिलहाल। तो चित्र बनाने के बाद फिर आपको ये चीजें नोट करनी है, ठीक है, कि माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें से हमने एक L लंबाई का ए भी तार लिया, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। फिर नई लाइन से लिखना है कि बिंदु P के चारों तरफ हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए बोर्ड पर, यानी कि स्क्रीन पर देखना है आपको। अब बस समझना है अच्छे से, चित्र बन गया होगा, जो मैंने थ्योरी बोली है बस जो चित्र में दिख रहा है, एक दो लाइनें दो चार लाइनें आपको वही उस चित्र से संबंधित लिखनी होती है। ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, अपने हिसाब से भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सही है। जो जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अब क्या लिखना है कि पृष्ठ ए से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कि भाई पृष्ठ ए से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है, कि भाई इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो कितना होता है फाई ए इक्वल टू कितना होता है ई डी एस, इतना होता है। सही है। अगर इस डॉट को हटाएं तो क्या आता है, ई डी एस कोस थीटा आता है। क्लियर है इतनी बात? और थीटा क्या है कि चूंकि थीटा क्या होता है, ई वेक्टर बे डी एस वेक्टर के बीच का कोण है, ये आपको लिखना ही होगा सब में। ठीक है। यहां तक तो लिखना ही है, वैद्युत फ्लक्स से ही स्टार्टिंग करनी है, के बीच का कोण है, और ये कोण है कितना, सही है, कोण है कितना, कोण कितना है, कोण कितना है, कोण है 90 डिग्री। अब कैसे, ये लिखना भी तो होगा, दिखाना होगा। ठीक है। तो चूंकि पृष्ठ ए की बात करी जाए या बी की बात करें, पृष्ठ ए और बी दोनों पृष्ठों के लिए ही, पृष्ठ ए और पृष्ठ बी के लिए, ए की बार लिख लेते हैं दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो क्या लिखवाया कि पृष्ठ ए और पृष्ठ बी के लिए वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के समांतर है। ये क्या बात है, चित्र में देखो ध्यान से, चित्र में क्या दिखाई देता है, चित्र में दिखाई दे रहा है कि भाई पृष्ठ ए और पृष्ठ बी के लिए, पृष्ठ ए ये वाला है, पृष्ठ बी ये वाला है, इनके लिए वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, इसकी बात चल रही है। ठीक है। कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र है, वो पृष्ठ के समांतर है, क्योंकि जो पृष्ठ बना हुआ है उसके समांतर है। देखो इधर समझो, ये हमारा ये वाली आकृति यहां है मान लिया। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, सही है, और यही हमारा पृष्ठ है, और इसी पृष्ठ के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा जा रही है, तो वही वैद्युत क्षेत्र तो पृष्ठ के समांतर हो गया। ठीक। यहां भी और यहां भी जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के ही तो समांतर जा रही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पृष्ठ के क्या हो गया, समांतर, और पृष्ठ की दिशा है लंबवत बाहर की ओर, इसकी इधर हो गई, इसकी उधर हो गई, तो बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही लिखा हुआ है। सही है। कि पृष्ठ ए और पृष्ठ बी के लिए वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र जो है ये हमारा पृष्ठ के समांतर है। क्लियर है? यही मेन चीजें हैं बस चित्र में जो आपको समझनी है। ठीक। तो कितना हो जाएगा, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। ठीक है। कोस 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए फाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी एस इंटू कोस 90, और कोस 90 का मान 0, तो फाई ए कितना आ गया हमारा 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पृष्ठ बी के लिए,
पृष्ठ बी के लिए, पृष्ठ बी के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए? ये भी शून्य ही हो जाएगा। सही है, यानी कि फाई वी इक्वल टू कितना होने वाला है? ई डी एस। ठीक, और इसे खोलेंगे तो कितना बनेगा? ई डी एस कोस थीटा। और कोस थीटा कितना है हमारा बताइए? पृष्ठ बी के लिए कितना है? पृष्ठ बी के लिए भी तो 90 डिग्री है। सही है, लिखा हुआ तो है कि पृष्ठ बी के लिए भी। ठीक है, पृष्ठ बी और ए दोनों के लिए ही कितना है? वैद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के समांतर है, और समांतर की वजह से थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि चूंकि कोस थीटा कितना है? 0। कैसे? क्योंकि कोस 90 है, यानी कि कोस 90 और कोस 90 का मान 0। तो ये फाइव वी इक्वल टू भी हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दो इक्वेशन यहाँ से बन जाती हैं कि पृष्ठ ए से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स भी हमारा 0 आ गया, और पृष्ठ बी से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स भी हमारा 0 आ गया। अब क्या बचा भाई? अब बचा है हमारे पास जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है वो वाला। ठीक है, यानी कि इस पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स शून्य हमने कर दिया, इस वाले से भी शून्य हो गया। अब ये वाला जो पृष्ठ है ये बचा है बस। सही है, तो ध्यान से देखते रहो बस, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इतना भारी कुछ है नहीं। ठीक है, जो डर लग जाए तुम्हें। देखिए अब गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ सी। ठीक है, इसकी बात चल रही है कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ सी से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये कितना हो जाएगा भाई? पृष्ठ सी से कितना हो जाएगा? तो पृष्ठ सी से हमारा कितना हो जाएगा? फाई सी इक्वल टू ई वेक्टर डी एस वेक्टर। क्लियर है बात? तो फाई सी बराबर कितना आ जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? ई और डी एस के बीच का कोण है। और इस बार थीटा कितना है? चूंकि थीटा कितना है बताओ? थीटा कितना है कि भाई पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही क्या है, यानी कि इसकी पृष्ठ की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों ही क्या है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है। तो थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। सही है, ये आपको लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि थीटा ई व डी एस के बीच का कोण है, और क्या लिखना है कि चूंकि डी एस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों ही पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यह पृष्ठ के लंबवत है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सही है, दोनों ही पृष्ठ के लंबवत हैं। क्यों? क्योंकि प्लस है, प्लस के कारण दूर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो हमने यहाँ पे ये पृष्ठ मान रखे हैं ऐसे ऐसे बिंदुओं पर, ठीक है, बिंदु बना के जो पृष्ठ मान रखा है, पृष्ठ की दिशा खुद लंबवत बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो दोनों ही लंबवत हो गए, तो बीच का कोण कितना हो गया? 0 हो गया। सही है, कोणों को ही ध्यान रखना है और बहुत आसान है। ठीक है, यहां 0 हो जाना है वैद्युत फ्लक्स, यहाँ वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाना है, बस इसे ही काउंट करना है। ठीक है, और यहाँ 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर है और वैद्युत और जो हमारा पृष्ठ है उसकी दिशा इधर है, तो बीच का कोण 90 बन गया। ऐसे यहाँ पे बीच का कोण 90 बन गया, एक दिशा इधर एक दिशा इधर 90, यहाँ पर दोनों दिशाएं सेम है तो बीच का कोण 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसलिए फाई सी इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। समीकरण नंबर बन गई 3। ठीक है, 3 इक्वेशनें हमारे पास बन गई हैं। पृष्ठ ए से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हमारे पास है 0, बी से संबद्ध है 0, और सी से संबद्ध कितना आया? ईडीएस आया। ठीक है, तो अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये कितना हो जाएगा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? टोटल को जोड़ दो। ठीक है, और टोटल कितना है हमारे पास? टोटल हो जाएगा फाई इक्वल टू या फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तीनों को जोड़ देना है। सही है, तो फाई ई का मान कितना आ जाएगा? समीकरण नंबर 1 में इसका मान कितना है? 0 है, इसका मान कितना है? 0 है, और इसका मान कितना है? ई डी एस। क्लियर है बात? ठीक है, अब क्या किया जाए भाई? अब क्या किया जाए? तो फाई ई का मान कितना आ गया यहाँ से? यहाँ से आ गया ई डी एस के बराबर आ गया। सही है, और ई डी एस क्या है? ये डी एस क्या है? डी एस इतना सा पृष्ठ है। अब भाई ऐसे ऐसे पृष्ठ तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? संपूर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? समाकलन का चिन्ह लगा देंगे जब संपूर्ण की बात होगी तो।
ठीक है, यहाँ पे तो जीरो बन गया तो जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण निकालना है तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगा दिया जाएगा। और चूंकि गॉस की प्रमेय होती क्या है, गॉस की प्रमेय कहती है कि भाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। सही है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Q/ε0 इक्वल टू E हमें निकालना है, गुणा ds क्या है, क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πRh, और h के स्थान पर हमने लंबाई ले रखी है ये वाली l, तो l आ गया। सही है, 2πRl। तो यहाँ से E का मान निकल जाएगा। लेकिन आवेश कहाँ पर फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है हमारा लंबाई में, ठीक है, तार में। तो चूंकि रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L हो जाएगा। सही है, Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आवेश आ जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनुप्रयोग ये है। सही है, अच्छे से तैयार कर लेना है ऐसे बढ़िया करके। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम इसका मान लगा देंगे बस, ठीक। Q के स्थान पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L आ जाएगा, लैम्डा इंटू L अपॉन ε0 ऐसे का ऐसे ही है, इक्वल टू E ऐसे का ऐसे ही है, गुणा 2πRL। सही है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। और E का मान कितना आ गया, E का मान आ गया यहाँ से 1/2π, ठीक है, 2π इधर नीचे आ जाएगा, ε0 पहले से ही है, और लैम्डा ये वाला और R ये वाला। सही है, तो E का मान आ जाता है 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। और ये है आपकी तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर अनंत लंबाई का तार है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है, ठीक। यानी कि अगर कोई एक समान आवेशित तार है, एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है उस पर, और किसी भी लंबाई का हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो, चित्र को जरूरी नहीं ऐसे बनाना है, ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा कि बुकों में ऐसे भी मिल जाता है देखने को तो घबरा जाओ कि इन्होंने ऐसे कैसे बनवा दिया, कैसे बना सकते हो, ठीक है। और जो चित्र में बना रहे हो वही इसकी थ्योरी लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, बस समझ लेना है बात को। जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ बना तो उसमें 3 पृष्ठ बन के तैयार हुए, एक वृत्ताकार पृष्ठ ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये वाला बन गया, ठीक है। इन दोनों पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर है और वैद्युत पृष्ठ की दिशा इधर है, बीच का कोण 90, 0 बन गया। ऐसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र इधर है, पृष्ठ की दिशा ये आ गई, बीच का कोण 90 बन गया, तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स 0, ठीक है। इससे 0 वैद्युत फ्लक्स, इससे भी 0 हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब ये वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बचा जिसके कारण वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो यही करा है बस कि पृष्ठ ए से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया, 0 हो गया, पृष्ठ बी से निकाल दिया, 0 हो गया, ठीक है। टोटल सी से निकाला तो ईडीएस आ गया, टोटल को जोड़ दिया तो ईडीएस, और डीएस क्या था, डीएस क्या था यहाँ पर, डीएस क्या है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, h के स्थान पर हमने l लंबाई ले रखी है तार की तो l लगा दिया, और q बराबर कितना होता है, लैम्डा इंटू l होता है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व की बात हुई है, l से l कैंसिल हो गया, E इक्वल टू आ गया 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी ये होती है, E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुप्रयोग है एसडीएम, सुपर डुपर मोस्ट है, अच्छे से छाप लेना है इसे तो कॉपी में अपनी। सही है, नोटबुक में बढ़िया करके तैयार कीजिए, बढ़िया करके नोट्स बनाइए इसके, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए या पीछे बैक कीजिए, कुछ भी कीजिए। सबसे ज्यादा मोस्ट जो अनुप्रयोग है यही है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुप्रयोग यही है। सही है, 1 नंबर में अलग से भी पूछ लेता है कि आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जबकि तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है।
सही है। तो फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है तो सीधे सीधे लिख देना है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, यहाँ से सवाल दे देता है कि भाई एक तार को आवेशित किया गया है जिसका रेखीय आवेश घनत्व इतना है, ठीक है, यानी कि लैम्डा का मान दे देता है, तो इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए या वैद्युत क्षेत्र बताइए, तो ये दे देगा, ये दे देगा और वैद्युत क्षेत्र पूछ लेगा। क्लियर है बात। ऐसे ही गॉस की प्रमेय हो गई, गॉस की प्रमेय का प्रूफ हो गया। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग 3 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अनुप्रयोग हैं वो तीनों ही इस वीडियो में आपके सामने रख दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले था बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम एक ही है वो। और फिर हमारा आता है कि कोई खोखला गोलीय आवेशित चालक है, खोखला गोला है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, चाहे बिंदु बाहर हो गोले के या गोले के पृष्ठ पर हो या गोले के अंदर कहीं भी हो। ठीक है, वो भी मोस्ट है। और सबसे ज्यादा मोस्ट आपके सामने ये स्क्रीन पर है। ठीक है, कि एक अनंत लंबाई का तार है या फिर एक लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व का तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, गॉस की प्रमेय के द्वारा सिद्ध करके दिखाइए। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला यही है, तो अच्छे से इसे तैयार कर लेना है बहुत बढ़िया करके। ठीक, बाकी तुम्हारे गॉस की प्रमेय हो गई है, गॉस की प्रमेय का सिद्धिकरण हो गया है, और गॉस की प्रमेय के जो 3 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग थे वो आपके सामने आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, किसी को कोई समस्या है, दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब, वहां से जुड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।